आनंद जी आ गए हैं, रजनी गुप्त जी आ गई हैं। मुझे विद्यानिवास मिश्र के लोक व्यक्तित्व पर और उनके लोकस्वर पर बोलना है, क्योंकि मेरे गुरु थे और आज उनकी स्मृति में अमलतास ये चौथे दिन व्याख्यान श्रृंखला कर रहा है। मैं अपने को इस लायक नहीं समझता कि मैं कोई व्याख्यान दे सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि पंडित जी की स्मृति की कुछ बातें आपसे साझा कर सकता हूँ जो मुझे हमेशा से महत्वपूर्ण लगती रही। मैं विशाल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि अगर वो मौजूद हों तो अपने किसी संदेश द्वारा ये निर्गत कर दें कि मैं अपना बातचीत अपनी शुरू करूं। बहुत धन्यवाद आनंद जी। विद्यानिवास जी के लोक स्वर पर बात करनी है और विद्यानिवास जी के लेखन कर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके शिष्य रहे हैं, उनसे तमाम लोग जिस तरीके से जुड़ाव रखते रहे, उसमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। एक तरीके से मेरे साहित्यिक जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जब मैं बहुत छोटा था तब उनका सानिध्य मिला और वो मेरे गुरु हुए। विद्यानिवास जी के बारे में बात करते समय सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका अंतर्मन, उनका मानस कितनी चीज़ों से बना हुआ था। वो कहाँ कहाँ जाते थे, उनका मन कहाँ कहाँ भटकता था और क्या चीज़ें थीं जो उनके लेखन को महत्वपूर्ण बनाती थी। सबसे पहले अगर मैं विद्यानिवास जी की बात करूं तो उनके गुरुओं की बात करनी चाहिए, उनके मेंटर्स की बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों की बात करनी चाहिए जिनसे विद्यानिवास जी का एक शुरुआती जीवन बनता है। उसमें पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जो उनके गुरु हुए, उनके गुरु और मेंटर राहुल सांकृत्यायन जी, उनके मित्र, अभिन्न मित्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, और इन सब से अलग उनका अपना जो मानस, जो उनके अपने गुरुओं से बना और जो उन्होंने साहित्य और प्राच्य विद्या के गुरुओं से सीखा, खंडानंद जी से सीखा, पंडित गोपीनाथ कविराज जी से सीखा। उन्होंने तमाम ऐसे लोगों का सानिध्य पाया, उनके जीवन में विचरण किया, उनके साथ जुड़े रहे, जिनसे विद्यानिवास जी का संवाद होता रहा। करपात्री जी उसमें एक थे। आज जब मैं इस अमलतास के मंच से ये सब बातें बोल रहा हूँ, जिस जमाने में विद्यानिवास जी थे वो बड़े लांछित होते थे इस मामले में कि अरे ये तो बड़े राइट विंगर हैं, बड़ी धार्मिक, बड़ी पुरा कथाओं की बात करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं जिनका समकालीन जीवन जगत से, जिनका वैज्ञानिक चेतना से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये वैसे ही निर्मूल सी बातें हैं जैसा कि आप किसी भी परंपरा का उत्खनन करते हुए कोई एक बहुत काम की बात, कोई बहुत एक प्रायोगिक बात का, कोई एक बहुत मौलिक बात सामने रखें। विद्यानिवास जी की जो अंतःचेतना है वो भारतीय परंपरा में और उसी के साथ लोक में पगी हुई है। और जब लोक में पगी हुई है तो उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सबसे पहले जिनका जिक्र करते हैं वो अपनी माता जी का करते हैं। तमाम सारे इंटरव्यूज़ में जिनको नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने उनसे लिया, उनसे डॉक्टर पुष्पिता ने लिया, स्वयं मैंने लिया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बचपन से माँ से जो गीत सुनता था, जो पुरखिनों के गीत सुनता था, जो गांव घर आंगन की बातें सुनता था, जो परंपरा की बातें सुनता था, तो मुझे लगा कि अपने को लोक से जोड़कर देखना चाहिए। और जो लोक चित्ती है उससे जुड़ करके उन्होंने पूरे भारतीय मनीषा को रेखांकित करने की कोशिश की, महाभारत को रेखांकित करने की कोशिश की, रामचरितमानस को रेखांकित करने की कोशिश की और तमाम ऐसे ग्रंथों को जिनको सांगीतिक जगत में भी महत्ता हासिल है, जैसे उदाहरण के तौर पर जयदेव का गीत गोविंद, जिसकी एक बहुत ही सरस व्याख्या उन्होंने राधा माधव रंग रंगी नाम से किया और उसको एक 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 नई तरह की अवधारणा दी कि राधा और माधव का जो प्रेम है वो कितना समष्टि मूलक है और उसकी जो एक व्यक्ति चेतना है जो उसको संसार से जोड़ती है वो कितनी समकालीन है। प्रेम का जो उदात्त भाव है, जो कृष्ण और राधा का जो एक चेतना है जो समष्टि में व्याप्त है, वो भारतीय सांगीतिक जगत से, भारतीय वांग्मय से, भारतीय लोक से कैसे जुड़ती है। विद्यानिवास जी को हमेशा परंपरा का अनुगामी माना गया। एक ऐसा व्यक्ति जो परंपरा के उत्खनन और उत्शीलन में, उनके अनुशीलन में
जुड़ा रहता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो विद्यानिवास जी बहुत कंटेम्प्रेरी थे, बहुत आधुनिक थे, बहुत मॉडर्न थे। तमाम ढंग से उन्होंने लोक को भी सामान्य जीवन जगत में व्यवहार करके उतारा। एक उदाहरण देना काफ़ी होगा, उनकी एक किताब है हिंदी की शब्द संपदा। हिंदी की शब्द संपदा क्या है कि हर जीवन के जो भी उपादान है, जो भी अव्यय है, जिन चीज़ों के लिए कोई बात, कोई भाषा नबेली जाती है, उसकी प्रचलित उसकी व्याप्ति क्या है, उसको कैसे देखते और बोलते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको उस किताब से, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रसोई की बात करते हैं वो, तो जैसे वो बताते हैं कि दोपहर का भोजन क्या होता है, तो दोपहर का भोजन वो बताते हैं कि उसको खाए, खाई, खैका, खैया, कलेवा या कलेऊ कहते हैं, या शाम के भोजन को ब्यालू कहते हैं, बियारी कहते हैं, संझौवा कहते हैं, ब्यालू कहते हैं, बेरहतिया कहते हैं। अब आप ये बताइए कि शाम के भोजन को ब्यालू कहते हैं और दिन के भोजन को खाऊ कहते हैं। ये जो एक लोक व्याप्ति है, ये जो एक चेतना है जो विद्यानिवास जी आपके साथ साझा करते हैं, जो उनके लोक चित्त में रमी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि सामान्य जीवन इसको जानता नहीं था। तमाम लोग जानते हैं, आपकी दादी नानी जानती हैं, आपके घर में आपके पुरखे जानते हैं। जो लोगों का जुड़ाव अभी भी गाँव से है, गाँव के अपने जीवन से है, वो सब तरह की भाषाओं को, सब तरह की बोलियों को समादृत करते हैं। लेकिन परंपरा में आधुनिकता के नाम पे इन सब चीज़ों से कन्नी काटी जाती है, इन पे नागभाव से कोड़ा जाता है। विद्यानिवास जी ने काम नहीं किया। उन्होंने लोक के स्वर को लोक को ही दिया रच करके। वो सारी बातों का उन्होंने गैजेट किया। एक तरीके से वो बहुत बड़े भारतीय वनीशा के और भारतीय संस्कृति के कोशकार भी हैं कि वो ऐसे भाषाओं को, ऐसे वर्तनी को, ऐसे शब्दों को ला करके समाज में पुनर्स्थापित करते हैं। वो इस तरह से पुनर्स्थापित करते हैं कि आप भूलने ना पाएं कि आपके जीवन में जो पीछे से चला आया है, जो परंपरा में चला आया है, वो कितना सहज है, कितना प्रणम्य है और कितना संजोने लायक है। विद्यानिवास जी दो परंपराओं के बीच में, दो काल विशेष के बीच में, दो पीढ़ियों के अंतराल पे जो छूट गया है, जो संधि पर है, उसको जोड़ने के रचनाकार है और इसी में उनका लोक मन रमता है। प्रभाकर जी लिख रहे हैं कि रामायण का मर्म अद्भुत और विलक्षण रचना है। मुझे लगता है कि अद्भुत और विलक्षणता विद्यानिवास जी की हर कृति से उद्भासित होती है, चाहे वो रामायण का काव्य मर्म हो, चाहे वो महाभारत का काव्य अर्थ हो। रामायण का मेरे राम का मुकुट भीग रहा, जो उनकी एक परंपरागत, एक बहुत सुंदर ललित निबंध है, जो व्यक्ति व्यंजक वो निबंध लिखते रहे हैं। उसके अलावा भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका जैसी किताब, तंत्र कला और आस्वाद जैसी किताब, राधा माधव रंग रगी, लागो रंग हरी, तमाम जगहों पर जा कर के विद्यानिवास जी उस भाषा को, उस परंपरा की विलक्षणता को रेखांकित करते हैं। और जो टूट गया है, जो खो गया है, जो छीज गया है, उसको नबेरने के रचनाकार है। वो उन सब चीज़ों को पुनर्स्थापित करते हैं या पुनर्व्याख्यायित करते हैं, जिसे हम लोगों ने या सामान्य रचना जगत ने, समाज ने छोड़ दिया है। जब हम उनकी बात करते हैं, जब उनके हम निबंधों की बात करते हैं, तो उसमें लोक की अनुगूंज शामिल है। जब जय जगन्नाथ जैसा उनका निबंध देखते हैं तो उसमें जगन्नाथ मौजूद हैं। जब जसुदा के नंदन और लागो रंग हरी देखते हैं तो उसमें कृष्ण मौजूद है। जब फागुन दुई दिना के तमाम निबंधों को देखते हैं तो उसमें शिव मौजूद हैं। जब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तुम चंदन हम पानी जैसा हम निबंध पढ़ते हैं तो उसमें राम मौजूद आते हैं। कहने का भाव यह है कि भारतीय मनीषा के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं, भारतीय मनीषा के जो बड़े लोग हैं, जिनका एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है हमारे जीवन में, उन सब को लेकर के, नायकों को लेकर के, हमारे पौराणिक चरित्रों को लेकर के विद्यानिवास जी वो सारी बातें लोक व्यवहार में करते हैं। उनके यहाँ अलीट क्लास दिखाई नहीं पड़ता। संभ्रांत वर्ग से जुड़ाव का लेखन आप विद्यानिवास मिश्र के लेखन से नहीं पा सकते। हर जगह एक सामान्य व्यक्ति की बात, एक कृषक की बात, एक श्रमजीवी की बात और तमाम ऐसी चीज़ें जो
उनको महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो जीवन में रस का अंगीकार करती हैं, विद्यानिवास जी उसकी पैरवी करते हैं। बहुत जीवन के अंतिम समय में उन्होंने एक बहुत सुंदर निबंध लिखा, छाँ छाया और चिड़िया रैन बसेरा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अब जीवन जैसे चिड़िया अपने बसेरे की तरफ लौटती है, इंसानी मन, इंसानी जीवन वो बार बार अपने अपने पूर्वज परंपरा की तरफ, अपनी परंपरा की तरफ उसके साथ एकाकार करके, उसके साथ तादाद में होकर के जुड़ना चाहता है, उसमें बार बार लौटना चाहता है। उनके साथ के तमाम सारे संस्मरण ऐसे हैं जो मुझे याद आते हैं। एक बार हम लोग एक वत्सल निधि के शिविर में उनके साथ मौजूद थे। भैंसा लोटन एक गोरखपुर से आगे और नेपाल बॉर्डर पर एक जगह है, वहाँ पर वो विद्यानिवास जी मौजूद थे। तो वो रोज़ सुबह उठ करके पूजा करते थे और अपने शिव की आराधना और भगवती की आराधना करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यतीन्द्र जा करके फूल तोड़ लाओ। तो वहाँ मैंने देखा कि कहीं कोई फूल नहीं मौजूद था, कोई भी किसी भी तरह का एक सुंदर फूल वहाँ पर मौजूद नहीं था जो मैं ला के देता। तो मैंने कहा, बाबूजी कहता था मैं उनको, मैंने कहा बाबूजी फूल नहीं मिल रहा। बोले बेटा वहाँ जाओ, देखो वो कटीली झाड़ के पास, वहाँ पे वो जो उसमें कुछ फूल लगे हैं। तो मैंने कहा वो तो कांटों का झाड़ है। बोले उसी का फूल लेकर के आओ। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और मैं वो कांटों से, वो जैसे एक जंगली फूल होता है, वो जंगली फूल ला कर दिया मुझे, हाथ में वो गड़ा भी और उसमें फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने बड़े भाव से अपनी भगवती को चढ़ाया, शिव को चढ़ाया, पूजा किया और पूजा करके समाप्त किया। मेरी उम्र कम थी, 18-20 साल की उम्र रही होगी उस समय। तो मैं बड़ा आश्चर्य में, और मैंने विद्यानिवास जी को टोका बाद में, पूजन के बाद। मैंने कहा बाबूजी आपने फूल चढ़ाया, ये तो कांटों से भरा हुआ था और ये जंगली फूल था, ये तो फूल नहीं था जो पूजा में चढ़ता है, जिसके लिए शास्त्र या लोग कहते हैं कि। तो उन्होंने कहा शास्त्र क्या होता है, लोग क्या होता है, इस पूरी प्रकृति की जो सुषमा है, जो इस पूरी प्रकृति में जो भी मौजूद है, चाहे वो बहुत ही सुवासित गुलाब हो, बहुत ही उत्कृष्ट कमल हो, या एक जंगली पेड़ का फूल, वो सब ईश्वर ने रचा है। आज जिस परिस्थिति में मैं मौजूद हूँ, वहाँ मुझे सबसे उत्तम पुष्प देवता को अर्पित करने के लिए ये कांटों का फूल मिल रहा है, तो मुझे यही चढ़ाना है। और जब मेरे हाथ में गुलाब होगा तो मैं गुलाब चढ़ाऊंगा। मैं गुलाब चढ़ाते हुए अहोभाव में नहीं जाऊंगा कि आज मैंने भगवती को गुलाब चढ़ाया, और कल मैं इस बात से दुखी नहीं होऊंगा कि आज मैंने कांटों का फूल चढ़ाया। जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी प्रकृति ने मुझे दिया है, वो सब कुछ उसी रूप में प्रकृति को लौटा रहा हूँ। तो मुझे ये बड़ी बड़ी गूढ़ बात लगी, और मुझे अज्ञेय जी की वो कविता याद आ गई, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, जिसमें जो पुष्प जहाँ कहीं भी पुष्पित और पल्लवित है, वहाँ उसी रूप में वो देवता को अर्पित है। तो विद्यानिवास जी छोटी छोटी चीज़ों में समझाते थे। वहीं पर उसी शिविर में विद्यानिवास जी एक बड़े से कमरे में, जो सबसे अच्छा कमरा था, वहाँ मौजूद थे, और मैं उनके साथ, उनके सहकर्मी के रूप में उनके साथ था। उसी कमरे में हम लोग रुके हुए थे। 4 दिन का शिविर था। आखिरी दिन निर्मल वर्मा जी पहुँचे, हिंदी के बड़े कहानीकार, गद्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। तो विद्यानिवास जी ने कहा कि फटाफट अपना कपड़ा बांधो और मैं अपना सब सामान समेटता हूँ, और हमें दूसरे कमरे में चलना है, और ये कमरा खाली करो, ये निर्मल जी को देना है। तो मैं तो शिष्य के रूप में गुरु जी की बात माना, और मैंने अपना सब सामान समेटा, उनका सामान समेटा, और हम लोग एक बहुत ही छोटे से सीलन भरे कमरे में आकर के रुके, जो बहुत ही खराब था वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। और वो कमरा सुवासित करके, ठीक करके निर्मल जी को दे दिया गया। रात में उस कमरे में बड़ी दिक्कत थी रहने में, लेकिन मैंने विद्यानिवास जी से पूछा, मैंने कहा आप तो इस शिविर के नेता हैं, आप तो इस शिविर के संयोजक हैं, तो आप अपना कमरा छोड़ करके क्यों आए? तो बोले कि बेटा मैं यहाँ पर एक उसकी भूमिका में हूँ, आयोजक की भूमिका में, और अपने अतिथि को देवता मानते हुए, अपने अतिथि को सर्वोत्तम मानते हुए उसको सबसे बेहतर अर्पित करना चाहिए। निर्मल जी हमारे समय के बड़े रचनाकार हैं, और उनको वही कमरा देना चाहिए जो कमरा मैंने लिया था। मुझे तो किसी भी कमरे में, मुझे तो कहीं भी दालान में अगर एक खाट डालकर काम चलानी पड़े तो मैं वहाँ रह सकता हूँ, और तुम्हें भी ऐसा सोचना चाहिए। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे सीख मिली। और इस तरह के इतने, मतलब 1-2 नहीं, सैकड़ों संस्मरण होंगे जिसने मनुष्यता के स्तर पर एक बृहत्तर मनुष्य बनने की एक जो जीवन आकांक्षा है, वो विद्यानिवास जी ने सिखाई। मैंने कभी उनको किसी चीज़ से आक्रांत होते हुए नहीं देखा,
मैंने कभी उनको किसी चीज़ से ये करते नहीं देखा कि वो किसी बात को लेकर के बहुत द्रवित होते हों कि मुझे ये नहीं मिला, भावुक होते हों या फला। वो हमेशा दूसरों के करने में, वो हमेशा कर के सुख पाने वाले लोगों में से थे। उन्होंने कभी इस बात का अहम नहीं पाला कि मैं विद्यानिवास मिश्र हूँ, मैं संस्कृत और हिंदी का एक प्रकांड विद्वान, एक स्कॉलर हूँ। मेरे सामने ये जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है ये शायद मेरी विद्वता के आगे टिके ना, लेकिन नहीं, विद्यानिवास जी में ये बात नहीं थी। कोई सामान्य सा भी व्यक्ति आकर के उनसे बात करता था, कोई विद्यार्थी भी उनसे बात करता था, तो उसकी पूरी गरिमा का ख्याल रखते हुए वो बात करते थे, वो उसको सिखाते थे। और उस समय खुद ऐसे शिशुवत हो जाते थे कि मुझे हंसी आती थी कि विद्यानिवास जी अभी 2 घंटे पहले इतनी तारीफ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, महाभारत पे बोल रहे थे, कालिदास पे बोल रहे थे, और अभी ये सामान्य व्यक्ति के बिल्कुल अति साधारण जिज्ञासा को इस तरीके से शांत कर रहे हैं कि इसके अंदर भी साहित्य को लेके, परंपरा को लेके, संस्कृति को लेकर के जिज्ञासा का भाव आ जाए। तो जो जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति है वो एक बड़ा स्कॉलर, एक बड़ा व्यक्ति आपके भीतर डालता है। विद्यानिवास जी से मैंने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन अपने काम को समग्रता में करने की और हर व्यक्ति को बेहतर मानने की अवधारणा, कि जो भी व्यक्ति आपके सम्मुख है, आप लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं तो मैं विद्यानिवास जी की ही महत्ता गा रहा हूँ, तो आप में भी जो कमेंट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, उन सबको उसी स्तर पर सम्मानित मानते हुए हम बात करें कि सबके पास अपना ज्ञान है। वो कहते थे कि साहित्य की जो दुनिया है वो शालिग्राम की भटिया है। शालिग्राम वो विष्णु भगवान को कहते हैं कि वो किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन है सब भाव से शालिग्राम, सब उसी में, सब में सत्य, शिव और सुंदर समाहित है। तो उन्होंने कभी किसी को छोटे स्तर पर नहीं देखा, और मुझे लगता है कि जो उनका लोक का स्वर है, जो लोक से उनके जुड़ाव की जो वृत्ति है, जो लोक में पग करके उसके अवगाहन का मामला है, विद्यानिवास जी में इसीलिए बहुत ही स्कॉलरली समाया हुआ है, क्योंकि वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करते थे। उनको इतनी बातें पता होती थी कि अगर उनके सामने कोई बैठा हुआ है, अगर उनके सामने कुम्हार भी बैठा हुआ है, तो बर्तन बनाने की जो विधि है, किस पात्र में क्या बनाया जाता है, किस चीज़ को कब इस्तेमाल किया जाता है, किस बर्तन को इस्तेमाल करने का, उसको धुलने का, उसको संभाल के रखने का, उसका रंग ना खराब हो, उसको बेहतर करने का जो एक तरीका है, जो उसके विशेष व्यक्ति को पता होगा, उसके कार्यकर्ता को पता होगा, वो विद्यानिवास जी को पता होता था। उनको मालूम था कि ये कैसे होता है। और वो जितना आनंद शंकराचार्य को पढ़ के समझाने में करते थे, उतना ही कोई लोक से आई गीत को लेकर के करते थे, किसी बात को करते थे। राम उनके एक प्रिय विषय रहे हैं, राम काव्य और राम की परंपरा। तो मैंने देखा कि अवध का गीत हो, निमाणी का गीत हो, बैसवाड़ी का गीत हो, भोजपुरी का गीत हो, अगर वो कोई गीत है, राम जन्म का है, सोहर है, उलारा है, चैती है, चैता है, हर जगह विद्यानिवास जी बहुत सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के साथ मौजूद रहते थे। अवध में गीत गाया जाता है, मोरे राम के भीगे, मोरे राम के भीगे पटुका, लखन सिर पटुका हो राम, मोरे सीता के भीजे चुनरियाँ लवटी घरे आई हैं हो, या छापक पेड़ छिवलिया तो पतवन गहबर। ये सब गीतों की जो एक मार्मिक व्याख्या है, ये विद्यानिवास जी करते थे। और भले गीत दो पंक्तियों का है, लेकिन जब विद्यानिवास जी बोलते थे तो लगता था कि कहाँ की परंपरा, कहाँ की गंगा बहती हुई आ रही है, और पंडित जी उसमें ओतप्रोत हो रहे हैं। मैंने उनको कभी भी पाश्चात्य विद्या या जो वेस्ट की थ्योरीज हैं उससे आक्रांत या भयभीत नहीं देखा। मुझे हमेशा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति और मनीषा को समग्रता से समझते थे। चूँकि उनका पहनावा भारतीय था, वो धोती कुर्ता पहनते थे और सर पे तिलक लगाते थे, तो उनको कई बार हिंदूवादी माना जाता था, कई बार उनको लांछित किया जाता था, कई बार उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, सांप्रदायिक तक कहा जाता था। लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं थे। उनको हर जाति विशेष के लिए, हर धर्म विशेष के लिए, हर पंथ के लिए, हर प्रकार के विचारों के लिए उनके मन में आदर था, और सब तरह की विद्या को, सब तरह के विषयों का वो अवगाहन करते थे। वो कभी भी ये नहीं करते थे कि मेरी परंपरा या जो मैंने सीखा है या जो मैंने लोक से पाया है वही सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे के लोक का मामला
कुछ कम अच्छा है। वो जितना प्रसन्न होते थे ग्राम्य गीतों में जाकर के, उतना ही वो फॉकनर को डिस्कस करते थे, उतना ही वो प्रूस्ट को डिस्कस करते थे, उतना वो शेक्सपियर पे बात करते थे। मुझे वो आधुनिकता और परंपरा के मेल की तरह लगते थे। मुझे कभी नहीं लगा कि पंडित विद्यानिवास मिश्र को वेस्ट की फिलोसफीज नहीं पता है, या वो अरिस्टोटल को नहीं डिस्कस कर सकते, या वो तमाम और बातें। वो क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय की अवधारणा को पढ़ते हुए, राहुल सांकृत्यायन का उदाहरण देते हुए, वे वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करते हुए भी सीधे फॉकनर तक जाते थे, सीधे बर्नार्ड शॉ तक जाते थे, और पूरी तन्मयता से, विभोर भाव से, जो एक हमारे यहाँ अहोभाव है, उस भाव से वो बात करते थे। और कई बार बात करते करते मैंने उनका गला रुंधता हुआ देखा, भावुक होता हुआ देखा। तो वो दरअसल भावुकता कोरी भावुकता नहीं थी, वो ज्ञान की परंपरा में डूब करके उसमें निष्णात होने की परंपरा थी, कि जब वो कृष्ण पे बात कर रहे होते थे तो लगता था कि पूरी समग्रता से कृष्ण के अवचेतन में समाये हुए हैं, वे उस भावधारा में समाये हुए हैं जिससे भागवत का सृजन होता है। और उसी समय जब वो राजनीति पर बात करते थे, जब उस समय वो संस्कृति पे बात करते थे, जब वो हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत पे बात करते थे, तो लगता था कि कितना बड़ा कोनोसर, कितना बड़ा कला रसिक हमारे बीच है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी पर उनकी एक किताब है, उसका नाम ही उन्होंने करुण रस रखा। अब आप ये देखिए कि जो करुण रस की बात करे, जो पूरे उसमें कंपैशन की बात करे, जो करुणा के सामान्यीकरण की बात करे, वो व्यक्ति कैसा होगा। और विद्यानिवास जी से बातचीत में मुझे हमेशा ही महसूस होता था कि राम काव्य पर जब वो बात करते थे तो भवभूति तक आते आते उत्तम रामचरितम की व्याख्या करते करते दुखी हो जाते थे। वो कहते थे कि एको रस करुण एव जो कहा जाता है, जो उसकी परंपरा है, तो राम को जो एक बहुत बड़ा मानवीय व्यक्तित्व मिलता है वो भवभूति देते हैं। वो रामचरितमानस उनको एक बड़े समन्वयवादी नायक के रूप में प्रतिष्ठापित करती है, लेकिन जो उसमें गुण आते हैं, जो उसमें मानवता बहुत कूट कूट कर मिलती है, जो एक इटर्नल पार है, वो भवभूति रचते हैं। और भवभूति के करुणा सहोदर राम की तरह वो फिर उसकी व्याख्या करते थे। तो विद्यानिवास जी मुझे लगता है कि एक साथ कई सोपानों पे विचरण करते थे। उनके बहुत सारे काम हैं जो लोक से जुड़े हुए हैं। लोक और लोक का स्वर उनकी एक किताब है, फागुन दुई दिना उनकी एक किताब है, लोकगीतों का उनका एक संचयन है चंदन चौक के नाम से, हिंदी की शब्द संपदा उनकी किताब है, और नदी नारी और संस्कृति एक उनकी पुस्तक है जिसमें नदी नारी और संस्कृति को लेकर के अंतर विषयक संबंधों पर ढेरों निबंध हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आती है? आपको परंपरा को जानना है, आपको परंपरा के सही प्रकटीकरण को जानना है, आपको परंपरा के वर्तमान से जुड़ाव को जानना है। वर्तमान में हम पूर्वज परंपराओं को लेकर के अपने व्यक्तित्व को कितना करुणा से भरा हुआ, कितना मानवीय बना सकते हैं, इसे समझना है। तो विद्यानिवास मिश्र का लेखन और उनके निबंध और उनके व्याख्यान आपको राह दिखाते हैं। आप हमेशा जब भी आगे बढ़ते हैं उनकी किताबों को पढ़ते हुए, तो कुछ नया मानवीय लेकर के निकलते हैं, कुछ ऐसा लेकर के निकलते हैं जिसमें से एक बड़ी परंपरा के दर्शन होते हैं। खुद विद्यानिवास मिश्र एक नई परंपरा गढ़ रहे होते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं, कि उन्होंने विदेशी विद्वानों की जो अवधारणा है भारतीय संदर्भों पर, उस पर भी बात की। जैसे आनंद कुमार स्वामी पर बात की, उन पर उनकी पूरी किताब का उनका मामला है जो उन्होंने संपादित किया, उन पर अंग्रेजी में लेख लिखे, उन पर पूरा निबंध तैयार किया। तो विद्यानिवास जी का मामला मानना ये था कि जो कुछ भी भारतीय संदर्भों में भारतीयता का परिचायक है, और वो कितनी भी परंपराओं से निकलकर कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के आ रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ सब्सटेंस है, अगर उसमें भारतीय होने की अवधारणा है, अगर उससे हमारी मानवीयता, हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं, तो सब ग्राह्य है। पंडित जी ने कभी दो तरह की परंपराओं को अलग अलग नहीं माना, उसे अविच्छिन्न माना। उन्होंने हमेशा सादृश्य की कल्पना की कि एक और एक दो एक नहीं है, वो दो हैं, और दो और एक दरअसल एक हैं, कि सब आपस में समाये हुए हैं। और ये वो हमेशा करते थे। आप उनकी किसी भी निबंध में चले जाएं, आप कोई एक निबंध उठा करके देख लें, तो उसमें तमाम तरीके से विद्यानिवास जी
तमाम तरह की संस्कृतियों का, तमाम तरह की भाषाओं का, बोलियों का, परंपराओं का, प्रतीकों का, अनुष्ठानों का अनुसरण करते हुए लौटते हैं और उस अवधारणा को पूरी तरह से आपके आगे खोल देते हैं। उनके लिए अवध का जो एक सामान्य ग्रामवासी है वो बंगाल के उस चैतन्य महाप्रभु के उपासक के बराबर भी है, उससे कहीं भी कम नहीं है। वो बाउलों के नज़दीक है जो मानेर मानुष की बात करते हैं, वो दक्षिण में आलवारों के पास मौजूद है, वो उत्तर में तमाम सारे वारकरियों के पास है। वो तमाम ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते थे जो हमारी परंपरा में एक बड़ी उपस्थिति है। विद्यानिवास जी ने हमेशा ये चाहा कि जो लोक की महिमा है, जो आत्म की कल्पना है, वो दोनों एक दूसरे से अनुस्यूत होकर के, दोनों एक दूसरे से जुड़ करके ही बड़ा प्रभाव पैदा करती है। समाज में अगर आपके भीतर करुणा नहीं है, अगर आप अपने भीतर कोई करुणा सहोदर का भाव, ब्रह्मानंद सहोदर का भाव नहीं लाते हैं, दूसरे के लिए अगर आपके अंदर कैथारसिस नहीं पैदा होती, पैथी नहीं आती जिसको समानानुभूति कहते हैं, तो सहानुभूति भी, सिंपैथी भी किसी काम की नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र एक तरीके से लोक और शास्त्र के बीच में, सिंपैथी और इम्पैथी के बीच में, परंपरा और वर्तमान के बीच में, मनुष्य और उसकी चेतना के बीच में आसानी से गमन करते हैं। और एक तरीके से जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका पढ़ना बहुत दार्शनिक और बहुत गूढ़ भी बन जाता है, क्योंकि वो तमाम ऐसे उद्धरणों से, तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जहाँ से लौट करके आना, जहाँ से लौट करके कोई नई बात कह पाना वो मुश्किल काम है। जिन लोगों को अपनी परंपरा, अपने लोकोत्सव, अपनी लोक धर्मिता के बारे में मालूम नहीं है, वो मुझे लगता है कि विद्यानिवास मिश्र के लेखन से उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको अपनी मिट्टी से जुड़ना जरूरी है। वो लोक चित्र की बात कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पंडित जी कहते हैं कि हमने अपने लोक को जब से फोक बना दिया है तब से उसका नुकसान हुआ है। जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफी के तहत, जब भी हम वेस्टर्न माइंडसेट के पास जाकर के अपने लोक को उसके हिसाब से परखते हैं तो हमारे यहाँ दुचित्तापन आता है। हम वो नहीं कह पाते जो हमें कहना चाहिए। और जो परंपरा में कहा जाता है, जो हमारे तमाम सारे ग्रंथ कहते हैं कि भीतर चिराग जलाना, अपदीपो भव का जो मामला है, तो विद्यानिवास मिश्र हमेशा ज्ञान का संधान आपके अंदर करते हैं। और उस ज्ञान के संधान से फिर वो कोई भी बात क्यों ना हो, फिर वो एक बड़ी बात बन जाती है। फिर चाहे वो पर्वों की बात कर रहे हों, चाहे वो होली की बात कर रहे हों, चाहे वो दीपावली की बात कर रहे हों, चाहे वो राम जन्म या कृष्ण जन्म की बात कर रहे हों, चाहे वो रावण वध की बात कर रहे हों, चाहे वो रक्षाबंधन का प्रतीक समझा रहे हों, चाहे वो आपके अपने राष्ट्रीय पर्वों के प्रतीक समझा रहे हों, वो गणतंत्र और स्वतंत्रता का अर्थ समझा रहे हों, वो बहुत कुछ अपना और निजी लगने लगता है, वो मानवीय लगने लगता है, वो मानवीय करुणा का एक बड़ा प्रतीक बन जाता है। विद्यानिवास मिश्र को पढ़ते हुए, उनकी दुनिया में रमते हुए और उनके साथ जिन लोगों ने बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं की हों, जो उनके संपर्क में रहे हों, वे समझ सकते हैं कि वो कितने मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे। वो अपने घर में अगर आपको भोजन कराते थे, अगर एक थाल परोसते थे और अगर कोई एक सब्जी बनी हुई है तो उसको बहुत प्यार से समझाते थे कि ये फला खेत में ऐसे ये उगा है और ये ऐसे बनाया गया है और ये रिकोवच है और ये दाल की फुलौरी है, या ये आपका सकपैता है कि इसमें दाल में और बथुआ का साग डाला गया है और इसको ऐसे बघार दी गई है। मतलब मैं ये नहीं समझ पाता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है उनके साथ कि जब भी आप बैठते थे विद्यानिवास मिश्र के साथ तो लगता था कि परमानेंट एक टेप रिकॉर्डर ऑन करो जो उनकी बात को रिकॉर्ड करता रहे, या परमानेंट आपकी एक कॉपी, नोटबुक, पेन खुली हो कि वो क्या छोटी सी छोटी चीज़ में आपसे बात करते हुए, एक मिठाई खिलाते हुए आपको क्या कह दें, आपको क्या बड़ी बात बता दें। वो मिठाई से शुरू करेंगे और गंगा तक पहुंच जाएंगे, वो गंगा से शुरू करेंगे और जीवन के बिल्कुल निचले छोर तक चले आएंगे, वो खेती किसानी से शुरू करेंगे और रॉकेट साइंस तक पहुंच जाएंगे। तो विद्यानिवास मिश्र पूरी समग्रता में, पूरी भारतीयता में, पूरे लोक वृत्त में जा करके आपको देखते समझते थे। और मुझे लगता है कि आज के समय में हमें अपने जीवन में, खास करके साहित्य और कलाओं की दुनिया में, मुझे कहने की अनुमति दीजिए कि विद्यानिवास मिश्र जैसे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो परंपरा डाली है, उनके जो शिष्य लोग हैं
उन्होंने उस भारतीयता को समझने की कोशिश की। मैं आधुनिक युवा हूँ, मैं नए ढंग का साहित्य लिखता हूँ और जो कुछ मुझे समझ में आता है मैंने लिखा है। लेकिन आज भी जब मैं जीवनी लिखता हूँ, जब मैं कोई टीका करता हूँ, मैंने अक्का महादेवी का अनुवाद किया जो शैव कन्नड़ शैव कवित्री थी वीरशैववाद की, तो मुझे हमेशा परंपरा में विद्यानिवास मिश्र याद आए। उनका लिखा मुझे आलोकित करता रहा, उनके लिखे ने मुझे रास्ता दिखाया कि नहीं, अगर आप भारतीय लेखक की तरह भारतीय मानस के हिसाब से समग्रता में कोई चीज़ सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो मुकम्मल होगी और वो ज़्यादा प्रासंगिक होगी और वो आधुनिक भी होगी। और मुझे लगता है विद्यानिवास मिश्र जितना परंपरा में धंसे हुए हैं, जितना लोक में धंसे हुए हैं, उतनी ही वे आधुनिक हैं। आप उनको पढ़ें, उनके ललित निबंधों से गुजरें, उनके भाष्य से गुजरें, उनकी टीकाओं से गुजरें, उनकी टिप्पणियों से गुजरें, उनकी संपादित कृतियों से गुजरें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लोक पगामन अपने अपने एक पूरी समग्रता में, पूरे लेखन में भारतीय संदर्भों को, भारतीय मूल्यों को, मानवीयता को किस तरीके से आपके बीच में प्रवाहित करता है। मैं खुशनसीब हूँ कि उनकी महत्ता पे, उनके लेखन से जो मैं समझ पाया हूँ, मुझे कुछ कहने का मौका मिला। अमलताज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ बात कह पा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा विशाल पांडे जी कि अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहे तो मैं यहाँ उसका जवाब दूँ, और नहीं तो फिर मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। आप सबका बेहद आभार है। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे सुना है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए आए। और प्रभाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि डॉक्टर लोहिया ने पंडित जी को भारतीय मनीषा का अद्वितीय प्रतिमान का। मैं ये कहता हूँ कि आप चूँकि खुद प्रभाकर जी उनसे जुड़े रहे हैं, आपका सानिध्य रहा है, आप समझते हैं। एक शिष्य के तौर पर जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, मैं जानता हूँ कि वो अव्याख्येय हैं। उनकी प्रतिभा और उनका लिखा हुआ रोज और शाश्वत मूल्य की तरह आगे आता जाएगा। जैसे जैसे भारतीय संदर्भों में, भारतीय लोक तत्व की, भारतीय परंपरा के, भारतीय सारे संस्कृति के तमाम संदर्भों की नई समझ विकसित करने की जैसे जैसे आवश्यकता होगी, विद्यानिवास मिश्र जैसे लोग प्रासंगिक होते जाएंगे, उनका लिखा ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके अपने चिंतन और अपने शोध पर आधारित था, वो उनकी अपनी मनीषा से निकला था, वो उनके अपने गुरुओं की देन था, उनकी माँ की देन था, वो कहीं से आयातित नहीं था। विद्यानिवास मिश्र का लेखन बहुत मौलिक और बहुत सृजनात्मक है और बहुत ज़्यादा भारतीय संदर्भों में उल्लेखनीय है। तो मुझे लगता है कि वो इसी तरीके से कालजयी बने रहेंगे और उनकी कीर्ति पताका बरसों तक हमारे समाज में, हमारी भाषा के समाज में मौजूद रहेगी। आप लोगों ने अगर उनको नहीं पढ़ा है, जो लोग आज जुड़े हैं और विद्यानिवास जी को पहली बार जान रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रामायण और महाभारत और गीत गोविंद को समझने के लिए उनकी पुस्तकें खरीदिए, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका पर खरीदिए, हिंदी की शब्द संपदा खरीदिए। आप अपनी बोलियों से, अपनी भाषा से इतने समृद्ध हो जाएंगे, आपको एक पता ही नहीं चलेगा कि एक हवा जो चलती है उसके वेग, उसके वायु और उसके तापमान और उसके चाल तक के अलग अलग नाम होते हैं और सबकी अपनी महत्ता है और सबकी अपनी एक परिभाषा है। विद्यानिवास जी का ये जो पूरा समग्र अवदान है, इस पे मैं छोटा सा कुछ भी टिप्पणी कर पाया हूँ तो मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ, और इसलिए भी कि वो मेरे गुरु रहे हैं। श्री विशाल पांडे जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि इस मंच पर मुझे उन्होंने मौका दिया। गिरीश्वर मिश्र जी का और उनके पूरे परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुझसे पूर्व 3 दिनों तक जिन लोगों ने व्याख्यान दिए, उन सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका आभार करता हूँ। विद्यानिवास मिश्र के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।